राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हमारी व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की। इस भर्ती में आप लोगों के 10 प्रश्न आने वाले हैं और इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों को कम से कम 8 प्रश्न तो गणित के आएंगे और 2 प्रश्न हमारे रीजनिंग के चैप्टर में से आएंगे। और जो 8 प्रश्न हैं वही आप लोगों के सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा है। क्या है सबसे बड़ी बाधा? क्योंकि जो हमारे व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनमें आर्ट्स का जो है ना, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स जिसके कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या है गणित सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास के बाद में कभी नहीं पढ़ी है ना। उन्होंने 10वीं क्लास के बाद में कभी गणित नहीं पढ़ी, तो इसलिए उनके हर बार जो व्याख्याता भर्ती होती है उस भर्ती में उन्होंने मतलब पेपर तो दे दिया। जैसे भी 2022 की वैकेंसी हुई उस भर्ती में पेपर तो दे दिया, पर उनके सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि उनको जो 40% का रूल वाला कर रखा है ना, 40% रूल, तो उनके वो 40% नंबर नहीं बने क्योंकि उसमें क्या कर दिया अभी गणित तो आती नहीं है, और गणित नहीं आती तो वो 10% को उनको छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर 40% बनने में उनको 2-3 प्रश्न की दिक्कत आती है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं इस चैनल पर आप लोगों को गणित पूरा कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, ताकि आप लोगों का गणित में एक ही प्रश्न गलत नहीं हो। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों का गणित में एक ही प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, अब थोड़ा सा आगे स्टेप कर रहे हैं, क्या एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ देखो, मैं बेसिक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ करें हम करें तो आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं तो वो पढ़ते हैं पहले। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखो वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा के बिंदुओं से संबंध किया जा सकता है। सबसे पहले तो वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब जो भी संख्या है हमारे पास वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। समझ में आ गई? जितनी भी संख्या है वो सब हमारे पास सारी की सारी कितनी कौन सी संख्या है, वास्तविक। चाहे तो कोई सी संख्या ले लो आप, है ना, चाहे तो हम देखो माइनस अनंत से लेकर डेश करके जीरो डेश करके प्लस अनंत तक। अब कोई किसी ने कल कमेंट किया था कि सर ये डेश का मतलब क्या होता है, कि डेश का मतलब यही है कि जो बीच के अंदर जितनी भी संख्या है ना वो सारी आ गई जीरो से लेकर अनंत तक, जैसे 1 2 डेश करके अपन जितनी भी बोल सकते हैं ना, जितना भी अपन बोल सकते हैं संख्या वो सारी इस डेश के अंदर समाहित होगी, तो वो होगी वास्तविक संख्या। अब एक होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, तो वो संख्या आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। वो सिलेबस में किस कहाँ पर आती है, 11th और 12th जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनकी आती है, तो आप लोगों को उसमें ध्यान देना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि जो हमें पता है, जो हमें संख्याएं पता है वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है बस। ठीक है, इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं, जैसे काल्पनिक संख्या है ना। मैं बता देता हूँ आपको, आप लोगों को एक हिंट बता देता हूँ कि काल्पनिक संख्या कैसे बोलते हैं, कि माइनस में कोई संख्या होती है उसका रूट, माइनस में कोई संख्या होती है ना उसका रूट क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। और काल्पनिक संख्या को हम क्या बोलते हैं, आयोटा से बोलते हैं। आयोटा, आयोटा जिसके लग जाता है ना इसको बोलते हैं हम आयोटा। आई है ना ये, तो आई को क्या बोल दिया, आयोटा, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या जिसमें आयोटा लग जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हो जाता 2 आयोटा है ना, 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या होगी, है ना, काल्पनिक संख्या होगी। तो अब देखो इसके अंदर ये माइनस के अंदर जो भी संख्या होगी ना, माइनस के अंदर, तो माइनस का रूट के अंदर माइनस लगा दिया, और उस रूट के अंदर कोई संख्या होगी ना, तो वर्गमूल के अंदर कोई संख्या होगी वो माइनस की होगी, तो वो क्या होगी, हमारी काल्पनिक संख्या होगी, जो हमें पता ही नहीं है ना। काल्पनिक संख्या तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं और इस संख्या हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के बिंदुओं से संबद्ध किया जा सकता है। संबद्ध मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है। कभी कभी कोई बिंदु संख्या रेखा पर न होकर समतल में विद्यमान होता है, समतल में विद्यमान होता है। अब हम देखेंगे समतल कौन सा है ना। एक तो संख्या रेखा हो गई और एक क्या हो गया, समतल हो गया। इससे तो हम 2 संख्या रेखाएं लेते हैं, है ना, संख्या रेखाएं हम 2 लेते हैं। देखो समतल और संख्या रेखा दोनों हो गई ना हमारे पास, जिसमें से एक रेखा को तो हम बोलते हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और दूसरी को रेखा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। एक तो क्षैतिज हो गई और एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, है ना, देखो ये रही। ठीक है, क्षैतिज रेखा अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा, देखो इसमें क्या कहलाते हैं, एक्स अक्ष होगा और यहाँ पे क्या होगा, वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा ये कौन सी होगी, ये तो होगी हमारे क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होगी, वर्टिकल, ये वाई अक्ष हो गया, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है,
ये ओ हो गया और ये एक्स डैश हो गया, और ये ओ हो गया और ये वाई डैश हो गया। देखो हम बेसिक से इसलिए कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रश्न कर लो पर समझ में कुछ नहीं आए, है ना। बेसिक से करो, प्रश्न कोई सा भी आएगा एग्जाम में आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको पता है ना, हम 9th क्लास में 10th क्लास में क्या ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं क्या? मेरे भी 100 में से 100 नंबर आ रखे गणित के अंदर 10th क्लास के अंदर। क्या हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा क्या? नहीं, हम बेसिक से पढ़ते हैं सारी चीजें। एक एक लाइन को पता रहता है कि इस लाइन का अर्थ क्या है, कि इस लाइन में से अगर प्रश्न आ गया तो वो गलत नहीं हो जाए, है ना। तो हम उसी प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूं मैं। अगर किसी को लगे कि यार सर ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, एक बार आप बता देना, ठीक है। मैं उसमें और सुधार कर लूंगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया, क्या बोल दिया इसको हम बोल दिया क्षैतिज रेखा, उसको क्या बोल दिया? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये हो गए ओ एक्स और एक्स डैश, इसको एक्स डैश बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तथा उनको एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश से निरूपित करते हैं, वो निरूपित हमने कर दिया। अब आगे देखो, इन अक्षों को के प्रतिच्छेद बिंदु को ओ से ओ को मूल बिंदु कहते हैं। देखो यहां पर ये हो गया, ठीक है ना। देखना एक बार, ये होगी हमारी क्षैतिज रेखा और ये क्या होगी हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, ओ देखो इन रेखा अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को ओ, प्रतिच्छेद बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या मूल बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0, ठीक है, 0 0 होते हैं। एक अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को मूल बिंदु के दाहिनी ओर ओ एक्स क्यों लिखते हैं? देखो ओ एक्स, अब देखो एक्स अक्ष पर जितनी भी संख्या होगी ना, एक्स अक्ष पर जितनी भी संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी वो हमारे प्लस में होगी, ये प्लस में होगी, ये क्या है पूरा प्लस में है, ये क्या है हमारे प्लस में है, ठीक है। और ये क्या है इधर ओ एक्स डैश, ये क्या है ओ एक्स डैश, ये क्या है हमारे ये माइनस के अंदर होगी, है ना। कि एक्स अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को मूल बिंदु के दाहिनी ओर ओ एक्स की ओर तथा ऋणात्मक संख्याओं को मूल बिंदु के बाईं ओर ओ एक्स डैश की ओर लिखते हैं। ये तो हो गया हमारे बाईं ओर, ओके। इधर हो गया क्या हो गया बाईं ओर। तो ये जितनी संख्या होगी ना, ये -1 -2 -3 डैश करके कितनी हो सकती है? इधर +1 +2 +3 डैश करके हो जाएगी। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को मूल बिंदु के ऊपर की ओर कौन सी संख्या लेंगे? y अक्ष पर y, है ना, ये y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर y अक्ष हो गया, इसको तो हम बोल दिए क्षैतिज, और ये क्या हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब देखो यहां पर जितनी संख्या लेंगे हम +1 +2 +3 +4 डैश करके ऊपर तक कितनी भी संख्याएं हो सकती है। तो इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को हम कहां लेंगे? ऊपर की ओर लेंगे। ऊपर की ओर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी ऊपर की ओर, मूल बिंदु ऊपर की ओर लेंगे तो वो क्या होगी वाई ओर की होगी, वाई ओ वाई की ओर होगी। देखो ये ओ वाई है ना, ओ वाई की ओर होगी, और ऋणात्मक संख्याओं को ओ वाई डैश की ओर लेंगे, है ना। ये संख्या कौन सी होगी? -1 -2 -3 -4, ठीक है, अलग अलग हो गई ना। देखा आपने? देखो ये जो चीजें हैं वो ग्राफ से रिलेटेड है। हमारे जो अब पढ़ेंगे ना वो ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। किससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे? ग्राफ से। मतलब ग्राफ फिर निरूपण होता है ना, आयत चित्र, दंड चित्र, वो ना, तो वो हमारे किससे रिलेटेड आएंगे? वो ग्राफ से रिलेटेड आएंगे। तो ग्राफ हमको पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है ना। एक तो हम डायरेक्ट प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न हो गया। अब उसको ये पता नहीं है कि प्रश्न बना कहां से है, उसको ग्राफ पता नहीं है कि ग्राफ होता क्या है, एक्स अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है, प्लस कौन सा होता है, माइनस कौन सा होता है, चतुर्थांश कौन सा होता है। तो देखो उसको फिर दिक्कत आ सकती है ना। एक तो पढ़ो तो बेसिक से पढ़ लो, नहीं तो क्या ऊपर ऊपर से पढ़ लो, हाँ सर मुझे आ गया, और एग्जाम में देखा तो डब्बा गोल हो गया, है ना। एग्जाम में देखा तो क्या हो गया? डब्बा गोल हो गया। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा एक ही कहना है कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताना कि सर मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको अगली बार और क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने, है ना। और अभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी चैनल पर कम ही बच्चे हैं और आप लोग ही मेरे सहारा हो, ठीक है। अब देखो ये तो ऊपर होगी ऊर्ध्वाधर, ये तो होगी वाई अक्ष, है ना, ओ वाई। मैं और बता देता हूँ आप लोग अच्छे से, क्योंकि देखो अच्छे से सीख लो। ये हो गया ओ वाई, और ये क्या हो गया ओ एक्स, ये क्या हो गया ओ वाई डैश, और ये क्या हो गई ओ एक्स डैश, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या हो गया? अब हमारे क्या है, हमारा जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इस वाली चीज की। देखो यहां पर जो चीज होगी, देखो ये भी प्लस का है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अभी देख लो एक बार वापस कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इस चैप्टर में काम आने वाला चीज है, हमारे इस चैप्टर में जो काम आने वाली चीज है ना, वो यहां पर देखना कौन सी चीज आएगी। यहां पर 4 दे रखे हैं ना, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, इसको हम सेकंड बोल देते हैं ना। अब इनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब वो चार आंगलियां, तो चार चतुर्थांश हो गए। ये क्या हो गए, चतुर्थांश हो गए। क्या हो गए, चतुर्थांश। एक मिनट को देखो, ऐसे हो गए ना, ये क्या हो गए, चतुर्थांश हो गए ऐसे, ठीक है। क्या हो गए, चतुर्थांश हो गए। हो गए ना 4 उंगलियां, ऊपर तो हो गया माइनस में, इधर हो गया प्लस में, ये एक्स ये वाई, फिर ये एक्स डैश है ना, ये वाई डैश, ठीक है, हो गया ना। तो ये समझ में आ गई मेरी बात कि अब ये तो क्या हो गया, चार हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो एक इसको क्या बोल दिया, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, तो क्या बोल दिया, चतुर्थांश। जैसे अपने माचा होता है ना घर के अंदर, है ना, घर पे जिसको हम बोलते हैं चारपाई। चारपाई क्यों बोलते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, है ना, 4 पैर होते हैं, तो उसको बोल दिया चारपाई, है ना, चारपाई बोल दिया ना। तो इसी प्रकार इसके भी 4 पैर है, तो उसको बोल दिया चतुर्थांश, है ना। इसको क्या बोल दिया, चतुर्थांश बोल दिया। अब इस चतुर्थांश के अंदर देखो, यहां पर है ना, यहां पर जो एक्स है ना, ये एक्स है और ये वाई है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये ऊर्ध्वाधर ओ, ये तो हो गया ओ वाई और ये हो गया ओ एक्स। तो ओ वाई प्लस में, ओ एक्स भी प्लस में। तो यहां पर जितने भी मान होंगे ना, यहां पर जितने भी मान होंगे ना, ये सारे मान क्या होंगे, ये प्लस में होंगे। देखो एक्स हम जो आगे देखेंगे वो, यहां पर देखो इसका मान क्या है, प्लस में, और इसका मान प्लस में। तो यहां पर जो प्लस में होंगे सारे मान, यहां पर प्लस में होंगे और यहां पर प्लस में होंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। और यहां पर माइनस में है ना एक्स, तो एक्स को पहले लेते हैं, ये माइनस में हो गया, और यहां पर प्लस में लेंगे तो यहां पर हो गया प्लस, ठीक है। यहां पर दोनों माइनस के अंदर है, एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में, तो यहां पर दोनों माइनस में ले लो, माइनस माइनस, ठीक है। और इधर प्लस में, इधर दोनों, इधर एक तो एक्स तो प्लस में है और वाई क्या है, माइनस में। ये बात आप लोगों को, अगर आप लोगों को जैसे ग्राफ होता है ना, वो स्पेशल ग्राफ वाला जो चैप्टर में हमारे, तो वो होता, तो आप लोगों को चारों चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ती। पर हमारे जो सिलेबस के अंदर है, आप लोगों को सिलेबस में क्या चीज पढ़नी है वो देखो। आप लोगों को सिलेबस में क्या चीज पढ़नी है, आप लोगों को सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज पढ़नी है। कौन सी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चतुर्थांश। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट चतुर्थांश है, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स ओ एक्स, ये वाला ओ एक्स आप लोगों के सिलेबस में कौन सा है, इन चारों में से आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये वाला दे रखा है। कौन सा दे रखा है, ये वाला, क्योंकि हमारे को ग्राफ के अंदर है ना, वो एक्स प्लस में होना चाहिए और वाई प्लस में होना चाहिए। तो आप लोगों के सिलेबस में कौन सा चीज दे रखी है, ये वाली चीज दे रखी, जो कौन सी है, प्लस के अंदर है ना। अब देखो आगे, ये आगे चतुर्थांश आ गया ना, कि चतुर्थांश है ना, ठीक है। देखो मैं बेसिक से ही करा रहा हूं, किसी को अगर वीडियो लंबी लगे तो लिख देना कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। ओ एक्स, देखो ये तो हो गया हमारा एक्स, देखो ये हो गया हमारा ओ, ठीक है। और ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा वाई डैश, ठीक है। मैंने बताया था कि चतुर्थांश है फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, ये क्या हो गया हमारा फोर्थ चतुर्थांश। ये एक ग्राफ है, मैंने ग्राफ ला के रख दिया इसके अंदर कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम समझ में आ जाए तो क्या करा, बढ़िया रिया करें। समझ में अगर वो चीज़ आ जाएगा तो बात चीज़ का रिया करा, बढ़िया रिया करें, नहीं तो कहीं कि दिक्कत आ जाएगा, कहीं भी चीज़ रिया करें तो दिक्कत आ जाएगा। अब देखो दो अक्ष एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, कौन से अक्ष है, दो अक्ष। ये तो हो गया एक्स, देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गया हमारा एक्स, है ना। मैं इसको आगे निकाल देता हूँ थोड़ा, देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश हो गया ना, ये वाला लाइन, ये लाल लाइन। और अब देखते हैं हम काली वाली लाइन से करते हैं, और वाई वाई डैश, ये हमारी ये हो गया हमारे वाई वाई डैश। दो अक्ष हो गए ना, दो अक्ष कौन कौन से हो गए मुझे बताओ, दो अक्ष कौन कौन से हो गए, एक्स, ये तो हो गया एक्स एक्स डैश, है ना, और ये हो गया वाई वाई डैश। समतल को 4 भागों में बांट रहे हैं, समतल को 4 भागों में बांट रहे हैं, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश पाद कहते हैं। इनके क्षेत्र विस्तार असीमित है। असीमित का मतलब पता क्या हो गया कि ये यहां तक है ना, ये यहां पर इतना ही नहीं है, ये देखो
ये जो है ना, ये इतना बॉक्स बना हुआ ना, इतना बॉक्स, ये इतना बड़ा नहीं, ये कितना भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, अनंत तक हो सकता है ना। क्योंकि एक्स का मान हमने प्लस प्लस में लिया ना, तो प्लस तो कहीं तक भी हो सकता है ना, और वाई लिया तो वाई कहीं तक भी हो सकता है, अनंत तक तो नहीं हो सकता, पर वो कहीं तक भी हो सकता है, असीमित, है ना। असीमित मतलब जिसका अपन सीमा ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्षेत्र विस्तार असीमित है, और एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई देखो, एक्स देखो, एक्स ओ वाई, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई ओ एक्स डैश, ठीक है। एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश ओ वाई डैश, तो एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। और वाई ओ एक्स, ये हो गया हमारा कौन सा, एक्स ओ वाई, एक्स ओ, इसमें एक्स ओ वाई, इसमें थोड़ा सा गलत लिख रखा है ये, ठीक है। ये इसमें ये होगा ऐसे, ये होगा एक्स ओ वाई डैश, ठीक है। ये होगा, ये क्या हो गया हमारा एक्स ओ वाई डैश, ठीक है, एक्स ओ वाई डैश। इससे हम क्या बोल दें, इससे हम बोल देंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, है ना, ये सेकंड लिखा हुआ है, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना मुझे, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखो समझ में आना ही जरूरी है हमारे क्वेश्चन, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मतलब ही क्या रहा फिर मुझे बताने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस प्लस लिख रखा है, यहाँ पर जो x का मान प्लस का, y का मान प्लस का है, यहाँ पर x का मान माइनस का है, y का मान प्लस का है, ठीक है। यहाँ पर x का मान भी माइनस का है, y का मान भी माइनस का है तीसरे चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस का है और y का मान क्या है, माइनस का है। और हम देखो कोई भी चीज लिखते हैं ना, बिंदु लिखते हैं, जैसे एक दो डैश लगा के लिखते हैं ना, एक और दो, ठीक है। समतल में कोई बिंदु स्थित है तो वो बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष के अंदर तो प्लस के अंदर है, और वाई अक्ष के अंदर प्लस के अंदर स्थित है ना। यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो वो क्या होगा, एक और दो होगा, और यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो क्या होगा, वो माइनस में एक और माइनस में प्लस में दो होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो माइनस का है एक्स अक्ष। इधर होगा तो क्या होगा, ये इधर भी माइनस का एक होगा, और माइनस का भी दो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक्स और वाई माइनस के, और इधर एक्स का होगा प्लस का, और वाई क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो देखो हमारे जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में ऐसी चीजें दे रखी है कि चतुर्थांश कौन सा है, चतुर्थांश कौन सा है ये तो हमको पता है, पर अब देखो कि हमारे सिलेबस में कौन सा आएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चतुर्थांश आने वाला है, ये वाला चतुर्थांश, इसको सही कर लेते हैं। और हमारे जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में हमें सिर्फ एक चतुर्थांश पढ़ना है, और वो चतुर्थांश कौन सा, ये वाला, कौन सा, फर्स्ट चतुर्थांश ही हमारे सिलेबस के अंदर है, ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चतुर्थांश है, जिसके अंदर एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का। मैंने बताया ना कि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला चतुर्थांश है ना। तो अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना। अब इसके अंदर भी हम देख सकते हैं, सही नहीं खींची लाइन, ठीक है। और अच्छे से समझा पाऊँ मैं आप लोगों को, तो इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। ये तो हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। ये हो गया हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आ गई। यहाँ पर हमारे ये एक्स क्या है, ये हो गया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु निर्देशांक क्या क्या होते हैं, 0 और 0, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, कौन सा दे रखा है, ये वाला, ठीक है। हमने पता है आप लोग जब 9th और 10th में थे तो हम क्या लेते थे कि ये जो बॉक्स है ना वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। हम क्या लेते थे कि एक्स अक्ष पर तो कुछ और ले लेते थे, और वाई अक्ष पर कुछ और ले लेते थे, तो हम आकृति बना देते, ऐसे ऐसे आकृति बनाते थे ना, या नहीं बनाते थे, मुझे बताओ पहले। चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं देखो 6 महीने ले रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। मैं कह दूं कि जनवरी में किसी की शादी है ना, मतलब शादी जनवरी में शादियां कितनी हुई राजस्थान में, जनवरी में शादियां कितनी हुई राजस्थान में, सॉरी हमारे कस्बे के अंदर, मेरे कस्बे में, मेरे शहर में जनवरी में शादी हुई 15,
फरवरी में देखो सावे बढ़ गए, फरवरी में 25 शादी हो गई, 25 शादियां, इसको मैं 10 बोल दूं, 10 है ना। और मार्च में हो गई, सावे तगड़े थे तो मार्च में कितनी शादी हो गई, 40 हो गई। अप्रैल में कितनी हो गई, 45 शादी हो गई। मई में तो वो अकातीज आवे, अकातीज ने कही है, गुजरा का जटा का सबका समाज में कही हुए सम्मेलन भी हुए और शादी को बहुत। मई में आंकड़ो कराती पूछ गयो, मई में आंकड़ा पूछ गयो 70 तक, 1 2 3 4 5 6 70 तक, 70 तक वो क्या पूछ गया हमारे मई के अंदर, शादी को आंकड़ा पूछ गया 70 में। जो मई दिन उसमें 70 शादी हुई थी। और जून में क्या, जून में सावे कम हो जाते हैं, तो जून में हमारे वापस सावे कितने आ गए हमारे, जून में 30 ही शादियां थी। क्या थी जून में हमारे, 30 शादियां थी। समझ में आ गई मेरी बात, ये मैंने समझाने के लिए बताइए। अभी सावे है ना इस हिसाब से, तो क्योंकि सावे से क्या बच्चे समझ में आ जाते हैं, बच्चे जल्दी। देखो इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मैं एक ना उसको मैं यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, क्योंकि हमको मुझे समझाना आप लोगों को है ना। तो हमारे काम का कौन सा, ये वाला काम का हमारा, नीचे वाले काम के नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अब क्या करना है, अब मुझे जनवरी को कहाँ लिखना है, मुझे जनवरी को यहाँ लिखना है। इस देखो देखना, अगर आप लोगों ने ये अच्छा समझ लिया ना कि ये ग्राफ कौन सा है, मैं कहता हूं कि आप लोगों को कम से कम 20% काम हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, 20% काम आप लोगों का हो गया। देखो जनवरी को मैं इसलिए लिखता हूं, ये क्या है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई, ठीक है। इसको मैं बोल दूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोगों का जो करने हो ना, आप धन डायरेक्ट करेंगे, हम वो इसी से करेंगे, किससे करेंगे, इससे, है ना। जनवरी हो गया, अब वो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया महीनों के नाम, है ना। अब देखो शादियां, अब मैं बताऊं मैं शादियों को मैं 1 2 3 ऐसे लिखूं क्या, अरे 1 2 3 ऐसे लिखूं क्या, नहीं लिखना है सर। ऐसे कैसे लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे तो 70 लाइनें लिखनी पड़ेगी, 70 नहीं लिखनी है हमको छोटा करना है, हमको छोटा करना है। तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस 10 को 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अब देखो अब यहाँ पर ये क्या, देखो बॉक्स क्या है, बॉक्स हमारा ये रहा बॉक्स, ये बॉक्स है ना। इस बॉक्स का अंदर, इस बॉक्स के अंदर भी हमारे क्या है, 10 लाइनें दे रखी है। कितनी लाइनें दे रखी है, 10 लाइनें। तो मैं क्या कह दूं कि ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स की देखो, ये आप लोगों को समझाने के लिए, ये समझाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ये ग्राफ अच्छे से समझ लिया ना, तो आप लोग समझ जाओगे कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहता, ठीक है, टाइम लगेगा तो लगेगा, पर देखो अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर बनना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं तो देखो अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है एग्जाम के अंदर, है ना। हालांकि ये प्रश्न आएगा नहीं, पर इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, ये जो चीज दे रखी है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन है ना, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। और इसमें 10 लाइनें होती है, 10 मिलीमीटर होती है ना, छोटी छोटी लाइनें होती है ना। देख लेना एक बार आप ना, इसमें इस बॉक्स में भी 10 छोटी छोटी लाइनें होगी। कितनी लाइनें होगी, 10 छोटी छोटी लाइनें। तो मैं क्या कह दूं, 0 0 कटा दो यहां से, देख लेना एक बार ये लाइन सही है कि नहीं है ना। इसको मैं 0 0, ये मूल बिंदु हो गया हमारा, मूल बिंदु है ना ओ, ठीक है। तो ये हमारा देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 2 3 नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10। क्या लिख रहा हूँ मैं, 10। अब मैंने क्या मान लिया, माना मेरा जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो किसके बराबर है, 10 शादियों के बराबर है। किसके बराबर है, 10 शादियों के बराबर है ना। 1 सेंटीमीटर मैंने, अब देखो 1 सेंटीमीटर ये वाला है, तो मैं इसको 10 बोल दूँ, 10, इसको बोल दूँ मैं 10, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80 बोल दूं मैं इनमें, मैं बोल दूं क्या, अरे बोल दूं क्या, मुझे बताओ, बोल दूं मैं, एक मिनट रुकना, बोल दूं, है ना। अब देखो कि हमारे जो शादियां है वो कहाँ कहाँ हो रही है। जनवरी में कितनी शादी हुई भाई, जनवरी में 10 शादी हुई सर, 10 जनवरी में 10 शादी हुई, 10 कर दो, 10 कर दो। जनवरी में कितनी शादी हुई हमारे, 10 शादियां हुई, 10 कर दो भाई, 10, ये ज़्यादा 10 कर दिया मैंने, 10 बिंदु यहीं पे है ना जनवरी के अंदर। फरवरी में कितनी हुई, ये फरवरी में 25 हुई, तो ये तो हो गया 10, ये हो गई 20, और ये मैंने बोला ना कि इस बॉक्स के अंदर 10 लाइनें छोटी छोटी है। तो देखो मैं आधा कर लूँ, 20 और 30 के बीच में आधा कितना है यहाँ पर,
तो यहाँ पे कर दूं मैं 25। देखो यहाँ तो हो गया 10, ये कितना हो गया 25 हो गया, नहीं है हो गया ना 25। ठीक है, अब देखो मार्च के अंदर वो कह रहा है मार्च में 40 शादी होगी। 40 कितनी होगी, 1 10 20 30 और 40, तो मार्च में कितनी शादी होगी, 40 शादी होगी। अप्रैल में कितनी होगी, 45, तो 10 20 30 40 और ये 50, तो 50 और 40 के बीच में होता है 45, तो और इसके बीच में भी क्या है 10 लाइनें हैं, तो मैं बीच में मान लूँ ये हो गया 45। ठीक है, या नहीं मानूं, मान सकता हूं ना मैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब वो कह रहा है कि अप्रैल मई में होगी 70 शादियां। मई में सावे तगड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, तासावे तगड़े रहते हैं। जाटों के, गुजरों के, हमारे समाज के रहते हैं ना, उनकी क्या होता है, उनके आका तीज रहती है सबसे बड़ा सावज, तो आका तीज में सबको पढ़ना देते हैं, है ना। और आका तीज के अंदर ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूटी लगती है कि किसी का बाल विवाह नहीं होना चाहिए। अरे रोका कुणकुणना सभी करा काय करब, है ना, रोकने जाओ तो लड़ाई करने लग जाते हैं। अब देखो मई के अंदर 1 2 देख 70 है ना मई के अंदर, तो 3 4 5 6 7 70 कर दिया मैंने, यहाँ पर 70 हो गया अभी, है ना। 70 हो गया ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप समझ में आ गई। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया ना ग्राफ, तो देखो आप लोग अच्छे से कर पाओगे, क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, है ना। और मैं चाहूँ तो देखो ग्राफ नहीं कराऊँ तो भी काम हो जाए। पर दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि यह चीज ऐसी है कि अगर एक बार समझ में आ गई अच्छे से, तो आप लोगों को मैं ग्राफ कराऊंगा ना, है ना, तो वो समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे ने कल कमेंट करके बताया था कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताओ, तो देखो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा, पर आप लोगों को वो समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज पढ़नी है, आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्या, सॉरी, ये बेसिक जो चीजें है ना वो पढ़नी है। क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चुटकियों में। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आप लोगों को बेसिक और थ्योरी अच्छे से पता है, क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। समझ में आ गई। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो। जब आपको बेसिक ही पता नहीं है ना, तो आप कितने करोगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में करा दूंगा, सर करा दिए, बढ़िया लगा बढ़िया लगा। अरे 15 क्वेश्चन तो सबको आते हैं, पर मुझे क्या कराना है, मुझे आप लोगों को ऐसी चीज करानी है कि अगर उस चैप्टर से 500 प्रश्न भी बन जाए ना, तो आप लोग पूरे कर सको। ठीक है, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले हम देखते हैं। 70 हो गए। अब जून में कितने, 30। जून में क्या सावे कम हो जाते हैं, तो जून में शादी कितनी हो गई, 1 2 और 30 शादी रही, है ना। अब देखो हमारा दंड आलेख है, तो दंड आलेख हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे दंड आलेख, देखो। अब देखो 0 से लेकर 10 तक जनवरी के अंदर शादी हुई। कहां तक हुई, 0 से लेकर 10 तक जनवरी के अंदर शादी हुई। तो जनवरी में देखो ये है ना, यहां तक लेकर ये क्या बन गया हमारा, जनवरी वाला दंड आलेख। ठीक है। फरवरी में कहां तक है, फरवरी में बताओ सर, फरवरी में तो हमारे 25 शादी हुई, तो 25 बना दो भाई, 25 बना दो, ये रहा 25, ये रहा 25, ये रहा 25। अरे यार इसको कहां से बनानी, ये क्या बन गया, 25 बन गया फरवरी में। इसको इसको एक मिनट को हम एक धन की जगह एक वो बताया था ना, व्यक्तिगत श्रेणी बताई थी मैंने। व्यक्तिगत श्रेणी कैसे बनती है, एक ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है ना, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। और हम दंडालेख बना रहे हैं ना, वो दंडालेख कैसे बनेगा, दंडालेख ऐसे बनेगा। 0 से 10 में कितने हैं, 10 जनवरी के अंदर। फिर फरवरी में कितने हैं, फरवरी में यहां तक 25 आना ही है, तो 25 कर दो इसको यहां तक। मार्च में कितने हैं, 40 है, तो 40 कर दो, ये रहा 40। ठीक है, हालांकि ये ना बीच के अंदर आती फिर बीच के अंदर आता है यहाँ पे मार्च, है ना। और अप्रैल में कितना है, अप्रैल में ये मई में कितना है, 70। और जून में 30। ठीक है, हालांकि ये जो लिखा हुआ ना जनवरी, क्वेश्चन आपके ऐसे आएगा, जनवरी यहां पर आएगा, फरवरी यहां पर आएगा, मार्च यहां पर, अप्रैल यहां पर, मई यहां पर, जून यहां पर, जुलाई यहां पर। ठीक है, सही है ना। और इसको अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो मुझे वापस बता देना, कुछ करेक्शन होगा तो मैं और कर दूंगा। ठीक है, मैं मुझे जहां तक लगता है ये सही है एकदम। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये भी ग्राफ ही है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कि आंकड़ों का आलेख निरूपण। हम क्या करेंगे, पहले दंड आलेख। कि दंड आलेख आंकड़ों का एक त्रिविमीय निरूपण है। क्या है, एक त्रिविमीय निरूपण है जिसमें प्राय एक अक्ष पर एक चर को प्रकट किया जाता है। चर का मतलब क्या होता है, जो बदलता है ना। ठीक है,
चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। मैंने बताया था ना कि ये क्या है, एक समान चौड़ाई है, यहाँ पर एक समान चौड़ाई है ना, ये एक समान चौड़ाई है, तो एक समान चौड़ाई के क्या खींच रहे हैं, दंड खींच रहे हैं, जिनके बीच में बराबर दूरी छोड़ी जाती है। देखो ये बराबर दूरी छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने बराबर दूरी नहीं छोड़ी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने बराबर दूरी नहीं छोड़ी है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। ये क्या है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज बताया है। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए दंडालेख बताया कि दंडालेख हमको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। और ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि ये चीज क्या है, हमारे काम आएगी आगे, ठीक है। जिनके बीच में बराबर दूरी छोड़ी जाती है, दूसरे चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए वाई अक्ष पर दिखा जाते हैं। देखो ये कौन सा अक्ष है, ये तो हो गया वाई अक्ष, और ये क्या हो गया, हमारा एक्स अक्ष हो गया। दंडों की ऊंचाई चरों के मानों पर निर्भर करती है, इससे हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। दंडों की ऊंचाई चरों के मानों पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पर ये जो हमारे दंडों की ऊंचाई, दंड की ऊंचाई है ना, ये किस पर निर्भर कर रही है, हमारे चर कौन से, शादियां, हमारे शादियों पर ये क्या निर्भर कर रही है, दंडों की ऊंचाई। दंड कौन से है हमारे, आयत, आयत की ऊंचाई किस पर निर्भर कर रही है, शादियों पर निर्भर कर रही है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को मैंने ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया। आगे हम करेंगे उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो, अब ये भी हमारा क्या है, एक ग्राफ है, ये क्या है, हमारा ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ के अंदर ऑलरेडी हमको क्या चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है। देखो क्या दे रखा है कि नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है ना। कितने विद्यार्थी नवीं कक्षा में, 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी नवीं कक्षा में, 40 विद्यार्थी है। उनको क्या बोला कि भाई तेरा जन्म का महीना कौन सा है, तेरा कौन सा है, तेरा कौन सा, तेरा कौन सा है। तो सबने बताया कि मेरा जनवरी में, मेरा फरवरी में, मेरा पहला महीना है, मेरा दूसरा, मेरा तीसरा, मेरा चौथा महीना। तो ऐसे करके किस बच्चों ने बता दिया, ठीक है। अब देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि जिनके बीच में बराबर दूरी छोड़ी जाती है। तो दंडों के बीच में देखो यहाँ पर बराबर दूरी छोड़ रहे हैं, ये क्या है, बराबर दूरी यहाँ पे है ना, ये दूरी बराबर है। दूसरी बात, दंडों की ऊंचाई चरों के मानों पर निर्भर करती है ना। तो दंडों की ऊंचाई है ना, ये वाली देखो, ये है ना, किसके ऊपर निर्भर कर रही है, ये हमारे वाई अक्ष पर, और ये क्या हो गया, हमारा एक्स अक्ष। मैंने बताया था ना कि हमको क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट चतुर्थांश में लेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश कौन सा हमारा, एक्स और वाई, जिसके अंदर सभी के मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो वही ले रहे हैं हम, है ना। अब देखो कि नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है ना। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये जनवरी है, तो सर ये हाँ जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे। 40 विद्यार्थी में से 3 बच्चे जनवरी में पैदा हुए। फरवरी में कितने हुए, 4 हुए, है ना। मार्च में कितने हुए, 2 हुए। अप्रैल में भी 2 हुए। मई में 5 हो गए। जून में तो 1 ही हुआ भाई। जुलाई में 2 हो गए। अगस्त में 3 हो गए। सितंबर में सॉरी 3 हो गए। अगस्त में हो गए 6, अगस्त में 6 हो गए। सितंबर में हो गए 3। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितने हुए, 4 बच्चे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 बच्चे पैदा हुए। टोटल कितने हो गए हमारे, 40 हो गए। अब पूछ रहा प्रश्न, अब देखो हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा कि मई माह में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। कितने का मई में, 5 का। 5 विद्यार्थियों का मई में जन्म हुआ। सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म कौन से महीने में हुआ, भाई 6 का हुआ। तो कौन से महीने में हुआ, अगस्त में हुआ। सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म किस माह में हुआ, सबसे कम इसमें जून में हुआ। जून में कितने का हुआ, जून में 1 का हुआ। अब ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएगा। ये ध्यान रख लेना आप। ये जो प्रश्न दे रखा है ना, ऐसा ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आएगा। और साइड में क्या पूछ लेगा, प्रश्न पूछ लेगा। साइड में क्या कर लेगा, वो प्रश्न पूछ लेगा। और मैंने बताया ना कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। और फर्स्ट चतुर्थांश में हमारे से क्या होता है, एक्स अक्ष भी प्लस का होता है और वाई अक्ष भी क्या होता है, प्लस का होता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना।
अब देखो इसके अंदर और प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, देखो चौथा प्रश्न, टोटल बच्चे कितने हैं 40। वो पूछ रहा है कि अगस्त महीने में अब इसमें देखो, इसमें है ना कम से कम है ना 10 प्रश्न बन सकते हैं एक्स्ट्रा, और कितने कितने 10 प्रश्न और एक्स्ट्रा बन सकते हैं। कैसे, वो बोल सकता है कि जुलाई और अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने हुए 2 और 8, 2 और 6, ठीक है। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर चौथा, जुलाई प्लस अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए, जुलाई में है 2 और अगस्त में कितने हैं 6, तो 8। वो बोल सकता है कि अगस्त में पैदा हुए बच्चे जुलाई में पैदा हुए बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है ना। अगस्त में पैदा, पैदा का मतलब जन्म लिए हुए ना, जन्म पैदा होने वाले बच्चे जुलाई में पैदा होने वाले बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है, बच्चे जुलाई में पैदा होने वाले बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब देखो कि अगस्त में कितने हैं हमारे, अगस्त में यहां पर 8, नहीं सॉरी अगस्त में कितने 6 हैं हमारे, है ना। और जुलाई में कितने हैं हमारे 2। मैं कह रहा हूं कि यही प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में आएगा, और यकीन नहीं हो तो आप लोग एक बार देख लेना। जो मैंने ये भी एक प्रश्न कराया ना वो यूनिक प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। और ये आपके एग्जाम में नहीं आते, ये एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, वो हर एग्जाम में आता है जिसके अंदर स्टैटिक्स दे रखा है, चाहे तो एसएससी सीजीएल लो या फिर अब राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर अगर सांख्यिकी आ गया उसके अंदर ऐसा दंडालेख वाला प्रश्न आता ही आता है। और दंडालेख नहीं दे रखा है तो वो आयत चित्र दे देगा, है ना। आयत के वो व्रत वाला होता है ना, व्रत वाला परसेंटेज वाला वो दे देगा। तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, जो एक ग्राफ दे दिया और उसमें से प्रश्न छाटो, ग्राफ दे दिया और एक प्रश्न छाटो। ये बिल्कुल बेसिक से है, अगर आप लोगों ने ये बेसिक पढ़ लिया तो मेरा मानना है कि आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा मानना है कि कोई प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कि जुलाई के अंदर, जुलाई में कितने 2, अगस्त में कितने 6, तो ये तो हो गए 6, ये हो गए 2, कितनी ज़्यादा है इसको यहाँ देखो, ये तो हो गया 2, ये हो गया 6, ये क्या है हमारा जुलाई और ये क्या हमारा अगस्त। देखो 2 6 से कितनी ज़्यादा है, देखो अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे जुलाई में पैदा होने वाले बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने हैं देखो, ये 2 से 6 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 2 से 6 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और हमें क्या निकालना है कि जो अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे जुलाई में पैदा होने वाले बच्चों से कितना प्रतिशत अधिक है, समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर दोनों में अंतर कितने का, 4 का। हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अब देखो हम किससे अधिक निकाल रहे हैं, जुलाई से अधिक। तो जुलाई का कितना मान है, जुलाई में 2 बच्चे पैदा हुए, जुलाई में 2 बच्चे पैदा हुए। अगस्त में पैदा होने वाले बच्चों से कितने हैं, ये 4 कम है, और गुणा कर दो किससे, 100 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा 4/2 गुणा 100 बराबर 200 काटेंगे तो 200, यानी 200% अधिक क्या है, जुलाई में पैदा होने वाले बच्चों से अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे, अगस्त में पैदा होने वाले क्या है बच्चे अधिक है ना। जुलाई में तो 2 है और अगस्त में कितने हुए 6 हुए। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे जुलाई में पैदा होने वाले बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है, 200% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 200% अधिक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आएंगे, और मैं क्या कहता हूं कि यही प्रश्न आ सकता है, क्या ऐसा ही प्रश्न आएगा कि जिसमें 12 दंडालेख दे देगा और आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा साइड में कि ये ज़्यादा कितने हैं कम कितने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार और। एक मकान की मासिक आय, एक मकान की मासिक आय कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए। अब देख लो यहां पर कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, ठीक है, ये 2 लाख की है। विभिन्न मदों के अंतर्गत एक महीने में खर्च होने वाले खर्च की योजना बनाई।
ठीक है। विभिन्न मदों में हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई। जैसे मेरे पास 2 लाख रुपए और मैंने खर्चे कौन कौन से किया, 4 लाख रुपए, देखो ये 1000 रुपये में है। मासिक आय 2 लाख रुपए है, विभिन्न मदों के अंतर्गत खर्च होने वाले खर्च की योजना बनाई। देखो मैं क्या कहता हूं, इस मासिक आय को आप 2 लाख मत मानो, यहां पर मानो 2 लाख मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इस 2 लाख रुपए को क्या मानो आप, 4 5 9 5 5 10 4 14 16 17 20, तो हम इसको मान लेते कितना, 20 30, हम इसको 40,000 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम इसको, 40,000 मान लेते हैं, क्योंकि 2 लाख करने से क्या है, थोड़ा सा प्रश्न मुझे सही नहीं लग रहा है ना। तो हर एक परिवार की मासिक आय अगर 40,000 रुपये है ना, क्योंकि 2 लाख कर दिया खर्चे, इसमें 1,000 रुपये में दे रखा, तो सही नहीं बनेगा वो प्रश्न। एक परिवार की मासिक आय अगर 40,000 रुपये, तो विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की उसने योजना बनाई। क्या बनाई, खर्च की योजना बनाई। देखो आय तो मेरे 40,000 रुपये है, उसमें से मैं किराने के सामान पे कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ, मैं 4,000 रुपये। किराए पर जो मेरा आने जाने का किराया ना, उस पर मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, 5,000 रुपये। मेरे बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है मेरा, 5,000 रुपये। दवाइयों पर 2,000 रुपये, ईंधन पर 2,000 रुपये। ईंधन मतलब गैस की टंकी वगैरह होती है ना घर के अंदर, और मेरे जैसे सिनेमा वगैरह है, मोबाइल में रिचार्ज है, तो कितना हो गया, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये क्या हो गया, अन्य हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 4 5 9 9 5 14 16 18 19 20, तो 20,000 रुपये मेरा क्या हो गया, महीने का खर्चा हो गया। ठीक है। और मेरी इनकम कितनी है, 40,000 रुपये। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लाख की जगह 40,000 रुपये कर दिया। ठीक है। अब मेरी जो खर्च है ना, अब देखो मेरे किराने पर, इसको ग्राफ के अंदर निरूपित करेंगे तो क्या होगा, ये तो क्या हमारा ओ, ये हो गया एक्स, और ये क्या हो गया हमारा वाई, हो गया ना। अब देखो किराने पर कितना सामान खर्च हो रहा है, किराने पर हमारे 4,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। किराने पर कितना खर्च हो रहा है हमारा, 4,000 रुपये, और किराए पर 5,000 रुपये, और शिक्षा पर भी 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, और दवाइयों पर हमारे 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 2,000 रुपये लिख दिया हमने। और ईंधन पर कितने खर्च हो रहे हैं हमारे, ईंधन पर भी हमारे 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। और मनोरंजन पर भी 1,000 रुपये खर्च हो रहा है। और विविध मतलब अन्य जो खर्चे है ना, विविध का मतलब क्या होता है, अन्य खर्चे। ठीक है। अन्य खर्चे पर भी हमारा 1,000 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है। अब और ये आप लोग ये मत कहना कि सर ये आपने को तो ग्राफ पहले से बना रखा है। अरे आप लोगों को एग्जाम के अंदर भी ग्राफ बना हुआ ही आएगा, समझ में आएगी। आप लोगों के एग्जाम में ग्राफ बना हुआ ही आएगा, आप लोगों के एग्जाम में ग्राफ बना हुआ ही आएगा, तो टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है। वहां आप लोगों को ग्राफ नहीं बनाना है, आप लोग वहां पे प्रश्न सॉल्व करना है, ग्राफ नहीं बनाना, वहां पे प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा मत, और ये उधर हो गया खर्च 1,000 रुपये में। अब देखो प्रश्न कैसे बनता है, ये तो मुझे समझा दिया। और ये प्रश्न ना आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, और सेम टू सेम ऐसा का छपा आएगा। कैसा, कि परिवार की मासिक आय 40,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंदर होने वाले खर्च की योजना बनाई, तो ये ग्राफ आ गया है ना। कौन सा आ गया, ये दंड वाला ग्राफ आ जाएगा। और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे ना, वो प्रश्न देखो कि किराने के सामान पर खर्च होने वाला खर्च कुल आय का कितने प्रतिशत है। किराने के सामान पर देखो, अब देखो किराना का सामान पर 4,000 रुपये खर्च हो रहे हैं ना। देखो किराना के सामान पे खर्च, किराना पर खर्च कितना है, किराना पर खर्च कितना है हमारे, 4,000 रुपये। और कुल आय कितनी, देखो मेरे कुल आय कितनी मेरी, 40,000 है ना, मेरी 40,000 है ना। अब कुल आय देखो, किराने के सामान पर होने वाला खर्च कुल आय का कितने प्रतिशत है। अब ये प्रश्न आ जाएगा एग्जाम के अंदर ऐसा कैसा ही, और नहीं आया तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना कि प्रश्न ऐसा आता है कि नहीं आता है। प्रश्न ऐसा आता है, देखो माध्य का बोलक में से भी प्रश्न आ सकता है, और ऐसा जो हम दंड आलेख दे रखे हैं वैसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो मुझे प्रतिशत निकालना है, कितना किराने पर सामान कितना खर्च हुआ, 4,000 रुपये। टोटल कितना है हमारा, कुल आय 40,000 रुपये, और हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से 40 का अंदर कितने बार भाग जाएगा, 10 बार। इसको मैं सही कर देता हूँ कि अभी भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, अभी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसको सही कर देता हूँ, है ना। 4,000 रुपये तो उसकी किराने पर सामान का खर्च है, और 40,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है ना।
और हमको परसेंटेज निकालना, तो उसको क्या कर दिया हमने 100 से गुणा कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इस 1 जीरो से 1 जीरो फिर और कैंसिल हो गया, फिर बच्चा हमारे पास कितना 40/4, तो काटेंगे तो कितना बचेगा 10%, ठीक है। तो यानी कि किराने के ऊपर जो सामान, किराने के सामान पर जो खर्च हुआ ना, वो हमारा टोटल आएगा कितने प्रतिशत है, 10% है, ठीक है। अब दूसरा, बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च मनोरंजन पर होने वाले खर्च से कितनी प्रतिशत अधिक है। और आप लोगों को एक चीज बताऊं क्या, जो हमारा स्टैटिक्स है ना, वो प्रतिशत पर काम करती है। किस पर काम करती है, प्रतिशत पर काम करती है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी ना, अभी हमारा बजट आएगा, वो बजट किस पे है, स्टैटिक्स पर आधारित है। और उस स्टैटिक्स में आपने कभी ये सुना 3, 4, 5 नहीं, वहां पे क्या आता है, प्रतिशत के अंदर आता है कि 87.25% हमारे इस बार क्या हुआ, कुल आय का खर्च हो गया। 85% हमारा कुल आय का रोड़े बनी, हमारे हमारे 15% हमारे बजट खर्च हो गया ना। तो हर चीज के अंदर हमारे जो स्टैटिक्स आती है ना, स्टैटिक्स, उसमें परसेंटेज का एक अहम रोल है। किसका रोल है, परसेंटेज का एक अहम रोल है। तो हमारे जो प्रश्न भी आएंगे ना एग्जाम के अंदर, वो स्टैटिक्स के साथ साथ परसेंटेज को भी हमसे पूछेगा, है ना। स्टैटिक्स के साथ साथ हमको परसेंटेज के प्रश्न भी पूछेगा। अब देखो, बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है हमारा 5, यानी 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं ना बच्चों की शिक्षा पर। कितना खर्च होगा 5,000, 50 लिख दिया मैंने। मनोरंजन पर होने वाले खर्च से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो मनोरंजन पर कितना हो रहा है हमारा 1, मनोरंजन पर 1 हो रहा है, ठीक है, 1,000 रुपये कि बोल रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च मनोरंजन पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने अधिक है, देखो कितने अधिक है, ये तो हो गया 5,000। देखो ये हमारा मनोरंजन का कितना हो गया 1,000 रुपये, और बच्चों की शिक्षा पर कितना है 5,000 रुपये, ठीक है। कितना अधिक है ये कितना अधिक है 4,000 रुपये अधिक है ना। कितना अधिक है ये 4,000 रुपये अधिक है ना। अब बोल रहा है कि वो अधिक तो 4,000 रुपये है, ये तो मुझे ही पता है, पर उसको परसेंटेज में चेंज करो। किस में चेंज करो भाई, परसेंटेज में चेंज करो कि वो प्रतिशत में कितना अधिक है। रुपये में तो मुझे ही पता है कि 4,000 रुपये अधिक, वो दिख रहा है परसेंटेज के अंदर, उस सारणी में दिख रहा है साफ ही कि वो 4,000 रुपये अधिक है, कि 1,000 रुपये तो मनोरंजन पर खर्च हुए और 5,000 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुए। तो वो ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कितने रुपये अधिक है, 4,000 तो मुझे दिख रहा है ना। वो पूछ रहा है परसेंटेज में चेंज करके बताओ मुझे, किसमें परसेंटेज में चेंज करके बताओ। अब देखो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या क्या है, कितना अधिक है भाई, वो 4,000 अधिक है। किससे अधिक है, 1,000 से अधिक है, 1,000 लिख दिया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च मनोरंजन पर होने वाले खर्च से 400% अधिक है। कितना अधिक है 400%, और इसमें कितना आ गया ये 10%, ठीक है। मकान किराया व दवाइयों पर होने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। देखो इसको हम आगे करते हैं। मकान किराया प्लस दवाइयाँ है ना, मकान किराया प्लस दवाइयों पर कितना खर्च हो रहा है हमारा। मकान किराया कितना है हमारा, देखो मकान किराया 5,000 और दवाइयाँ कितनी है हमारी 2,000, है ना। मकान किराया कितना हमारा 5,000 और दवाइयाँ कितनी है हमारी 2,000, टोटल कितना हो गया हमारा 7,000 रुपये, है ना। वो पूछ रहा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। घुमा दिया ना, हाँ घुमा दिया ना। देखो कुल खर्च कितना है हमारा, देखो 20,000 कुल खर्च ये होगा ना। कुल खर्च कितना है हमारा 20,000 रुपये। तो कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। कुल खर्च यहाँ पे लिख दो, कितना हमारा 20,000। तो कुल खर्च हमारा कितना है 20,000 रुपये। वो पूछ रहा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या पूछा प्रश्न है, देखो मकान किराया व दवाइयों पर होने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक नहीं है, कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। अधिक नहीं पूछा इसने, तो अधिक नहीं निकालना, कितना प्रतिशत है। देखो यहाँ पर कितना है, कितना प्रतिशत होता है, अधिक कितना प्रतिशत है। वो देखो कि मकान किराया और दवाइयों का योग कितना है 7,000 रुपये। मकान किराया और दवाइयाँ कितनी है 7,000 रुपये। वो पूछ रहा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। अधिक नहीं पूछा है,
कुल खर्च कितना है 20,000 रुपये। मकान किराया और दवाइयाँ कितनी है हमारे 7,000 रुपये, और कुल खर्च कितना है 20,000 रुपये। अब पूछ रहा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 70 में हम अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 35। तो हमारा जो मकान किराया वो वह दवाइयों पर होने वाला खर्च है ना, कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, वो कुल खर्च का 35% है। कितना प्रतिशत है वो 35% है, क्योंकि 7,000 रुपये है और कुल खर्च कितना हमारा 20,000 रुपये। तो 7,000 रुपये हमारा 20,000 का कितना प्रतिशत है वो निकालना है ना, कितना निकालना है वो निकालना है। अब चौथा प्रश्न आ गया, मनोरंजन में ईंधन पर होने वाला खर्च कुल आएगा कितना प्रतिशत है। देखो अब देखो ये आ गया मनोरंजन और ईंधन, और ईंधन पर होने वाला खर्च कितना है हमारा। देखो मनोरंजन पर कितना खर्च हो रहा है हमारा, मनोरंजन पर हो रहा है 1, और ईंधन पर 2,000 रुपये। मनोरंजन पर 1,000 रुपये और ईंधन पर 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं हमारे। मनोरंजन पर हमारे 1,000 रुपये और ईंधन पर हमारे 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना खर्च कितना हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। कुल आय का कितना प्रतिशत है, तो कुल आय हमारी कितनी है, ये ना 40,000 रुपये ना। तो पूछ रहा कि कुल आय का कितना प्रतिशत है ये मनोरंजन और ईंधन पर होने वाला खर्च। तो मनोरंजन पर होने वाला खर्च और ईंधन पर होने वाला खर्च कितना है 3,000 रुपये, और कुल आय कितनी है हमारे 40,000 रुपये। तो 40,000 नीचे रख दो, और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना तो इसको 100 से गुणा कर दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो फिर कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना 30/7, सॉरी 30/4। फिर करेंगे हम 15/2, इसको 2 से भाग दे देंगे दोनों में, और 15 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7.5, ठीक है 7.5%, ठीक है। और वे कैसे आया 15 में, देखो 15 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो 15 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 7 14, ठीक है। बच्चा कितना 1 है ना। अब 1 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, तो 7.5 हो गया। यानी कि मेरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि मनोरंजन में ईंधन पर होने वाला खर्च कुल आय का कितना प्रतिशत है 7.5% है। तो ये बात मेरे समझ में, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, कि जो मैंने अभी बताया कि मनोरंजन में ईंधन पर होने वाला खर्च कुल आय का कितना प्रतिशत हो गया, ये 7.5% हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो और क्या बन सकता है प्रश्न, ये प्रश्न किताब में नहीं दे रखे किसी में, ये प्रश्न मैंने खुद नहीं बनाए, जो प्रश्न आगे दे रखे हैं, ठीक है। और क्या बन सकते हैं कि कुल खर्च कुल आय का कितना प्रतिशत है ये प्रश्न और आ गया है ना, कुल खर्च कुल आय का कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है, देखो कुल खर्च कितना है हमारा 20,000 रुपये, कुल आय कितनी है हमारी 40,000 रुपये। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, सॉरी इसमें हमको परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करना भूल गया मैं। तो कुल खर्च हमारा कितना है 20,000 रुपये, कुल आय कितनी है 40,000 रुपये, गुणा 100 कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा ना। तो यानी कि हमारा जो खर्च है ना, यानी कि आदमी जितना कमा रहा है ना उसका आधा उसका क्या हो रहा है खर्च हो रहा है। यानी आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो वो 50 रुपये खर्च कर रहा है, 10 रुपये कमा रहा है तो वो 5 रुपये खर्च कर रहा है, और 200 रुपये कमा रहा है तो वो 100 रुपये खर्च कर रहा है। देखो ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया है, और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में आएंगे, ठीक है। और अगर कहीं पर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर ये है ना, और ये जो ग्राफ मैंने बताया ना अभी आप लोगों को, ये ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ऐसा नहीं होता है कि ये जो है ना उसने बोला कि बराबर दूरी छोड़ते हैं, तो वो बराबर दूरी छोड़ी जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ सको, सिर्फ इसलिए है ना कि ये ग्राफ ऐसे होता है। और हमें जैसे ग्राफ के अंदर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होती है ना, और 1 सेंटीमीटर को हम 10 शादियों के बराबर मान लेते हैं, है ना। तो हम जब किस क्लास में थे 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में थे ना, तो ऐसे ग्राफ आते थे हमारे, तो उस समय हम इसको अच्छे से करते थे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इस जो मैंने भी कराया उसकी पीडीएफ वहीं मिलेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम के चैनल क्या है, टेलीग्राम का नाम आरपीएससी एग्जाम विद सुनील, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता देना। और ठीक है, अभी हमारी जो क्लासेस थी ना वो थ्योरी तो हमने हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट हो रहा है हमारा, अब जो धीरे धीरे जैसे आधा हो गया दंड आलेख, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे करेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। और देखो दोस्तों, बेसिक से करोगे तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। कल मैंने एक कम्युनिटी के अंदर एक क्वेश्चन से डाला था, वो बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। क्या कर दिया, बहुत बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, क्योंकि उनको समावेशी श्रेणी और अपवर्जित श्रेणी ही समझ में नहीं आई। तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, तभी वो चीज़ समझ में आ पाएगी, वरना एग्जाम के अंदर वो बोलते हैं ना कि सिली मिस्टेक चुकड़ गया मैं, है ना, तो वो वाली मिस्टेक आप लोगों से हो जाएगी। और वो हो गई ना, तो ये मान लो कि फिर वो जैसे 8 प्रश्न आते हैं तो वो आप लोग वैसे भी 3-4 पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो गणित को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गणित पर टिका हुआ है, फर्स्ट पेपर पर टिका हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, है ना। आप जहाँ पर लाइब्रेरी में बैठे हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को कहिए कि वो यहाँ से पढ़े, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर आप लोग को ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।